तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे और इस एग्जाम्पल में हमें एक्स वाई एक्सिस दिए गए, ठीक है, और इसी प्लेन में एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, है ना। तो ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसी पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F। अच्छा, एक और पॉइंट हमें दिया गया है, पॉइंट B। इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, ठीक। तो अब ये दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो इनको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि इस फोर्स का टॉर्क निकालना है पॉइंट B के अबाउट। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क applied by force F is equal to 2I minus 5J about the point B 2, 3। तो पॉइंट B के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज पॉइंट A, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, 5, ठीक। उसी तरह से इसमें जो एक्सिस है वो है पॉइंट B। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, ठीक। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, है ना। इसमें जो R होता है वो क्या होता है? R होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन with respect to एक्सिस। मतलब एक्सिस को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस कौन सा है? पॉइंट B। तो ये हमारे लिए B ओरिजिन है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट B के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A का पोजीशन निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं RAB। तो यहाँ R का मतलब हो गया RAB मीन्स RA माइनस RB। तो ये हम ध्यान रखेंगे आगे से भी कि जो R वेक्टर निकालने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कोऑर्डिनेट्स में थे, पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, है ना। तो RA जो है यहाँ पर वो है 4I प्लस 5J, है ना, माइनस, और RB जो है वो है 2I प्लस 3J।
तो ये फाइनली आएगा 2i प्लस 2j। तो ये अपना r वेक्टर हो गया, है ना। तो ये हो गया r वेक्टर। और फोर्स वेक्टर जो है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है r क्रॉस f। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, इस तरह से i कैप, j कैप, k कैप, फिर ये जो r है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम देखते हैं 2i 2j, मतलब 2 2 और 0, ठीक। उसके बाद f के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो f के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 - 5, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -5 और z कोऑर्डिनेट 0। तो ये फाइनली जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आएगा i कैप, इसमें ऊपर वाला टॉप रो और लेफ्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0 - 0 माइनस j कैप, और j कैप लेंगे तो जिस कॉलम में j है, जिस रो में j है उसको छोड़ देंगे। तो बाकी मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 0 - 0, ठीक, प्लस k कैप, है ना। ये k कैप हो गया। फिर तो k कैप जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, यानी हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 2 - 5 ये हो जाएगा -10, माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को 2 से, तो ये हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के जो टॉर्क का वैल्यू आया वो आया -14 k कैप, है ना। तो ये हो गया टॉर्क ड्यू टू फोर्स F अबाउट पॉइंट B, ठीक है। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में हमें R और F वेक्टर फॉर्म में दिए गए हों, जैसा कि हमने यहाँ पर R निकाला और F दिया गया था, तो हमें इस R क्रॉस F वाले फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में XY प्लेन में हमें टोटल 4 पॉइंट्स दिए गए, है ना। फर्स्ट पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 0 6, सेकेंड पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 6, थर्ड पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है 4 0, और फोर्थ पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। तो पॉइंट B पर x एक्सिस के पैरेलल एक फोर्स एक्ट कर रहा है ना। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इस फोर्स के कारण से जो टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है अबाउट पॉइंट A, पॉइंट D एंड पॉइंट C। So we have to find the torque due to force applied about points A, C एंड D, ठीक। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि
पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। हमें पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ रहे थे उस टाइम में जो हमने सीखा था, है ना, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वो हमने क्या सीखा था कि उसमें एक रॉड था और ये जो रॉड है ना, ये रॉड जो है अपने एक एंड के और ये हो गया रॉड, है ना, और इस रॉड के एक एंड पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे, है ना। तो ये जो है फोर्स लग रहा है इधर, तो हम लोग क्या करते थे, फोर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते थे, है ना, और कहते थे कि ये जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक। तो रॉड का जो लेंथ था वो था r, मतलब कि एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों के बीच का डिस्टेंस था r। तो हम लोग एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डालते थे इस लाइन ऑफ एक्शन पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ये एंगल अगर थीटा हो, है ना, ये भी थीटा होता था, फोर्स और r के बीच का एंगल, तो ये डिस्टेंस हम लोग लेते थे r साइन थीटा। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि फोर्स में r साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते थे, फोर्स, है ना, और r साइन थीटा क्या है, एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ये डिस्टेंस r साइन थीटा, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, मैग्नीट्यूड आ जाता था। तो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सपोज अगर एक्सिस से ही पास करे, अगर ऐसे हो जाए, अगर कोई फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लगने लगे जिसका कि लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा हो, तो उसके लिए तो ये r साइन थीटा 0 हो जाएगा, है ना। ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो खिसक करके यहाँ आ गया, तो r साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसका टॉर्क भी 0 हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट A है वहीं से हो करके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास करेगा, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 0, है ना, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद निकालते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट C। तो C के अबाउट टॉर्क निकालना हो तो C से पॉइंट B को मिलाते हैं, ये मिला दिया हमने। तो इसमें फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, तो लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये 6 मीटर का होगा, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स है ये फोर्स हमें 10 न्यूटन दिया गया है ना, ये फोर्स है 10 न्यूटन का, और इसमें जो r साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है यहाँ पर 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 मीटर रख देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू आया वो आया 60 न्यूटन मीटर, है ना। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसका डायरेक्शन देखें तो पॉइंट C के अबाउट, है ना, पॉइंट C पर एक्सिस है, तो समझे कि वो एक्सिस तो फिक्स्ड है और फोर्स जो है पॉइंट B पर लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो लाइन BC है, ये BC लाइन को फोर्स कैसे रोटेट कराएगा, ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्ड, है ना, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड होता है, जो कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निगेटिव z डायरेक्शन बताएगा, है ना। और निगेटिव z डायरेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पर -k कैप,
माइनस के कैप। तो इस तरह से टॉर्क जो है सी के अबाउट, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखा जा सकता है -60 के कैप, है ना। तो ये हो गया सी के अबाउट टॉर्क। अगर हमें निकालना हो पॉइंट डी के अबाउट टॉर्क, है ना, ये जो पॉइंट डी है जो कि ओरिजिन पर है, उसके अबाउट टॉर्क निकालना हो तो इस केस में भी हम देखेंगे कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसका पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये भी 6 मीटर आया है, ठीक है। तो इस केस में भी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 का, तो ये आ गया 60 न्यूटन मीटर। अच्छा, डायरेक्शन चेक करेंगे तो समझे कि पॉइंट डी अपना एक्सिस है यहाँ पर, तो डी से बी को मिलाने वाला जो लाइन है, यानी लाइन डी बी, है ना। अगर फोर्स यहाँ पर लगाया जाए F, तो ये लाइन डी बी जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे। तो क्लॉकवाइज का मतलब फिर से इनवर्ड हो गया, और इनवर्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के कैप, है ना। तो डी के अबाउट भी टॉर्क जो है वो उतना ही आया जितना पॉइंट सी के अबाउट था। सी के अबाउट भी अपना जो टॉर्क आया था वो 60 माइनस के कैप आया था, और डी के अबाउट भी 60 माइनस के कैप आया। तो ये हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। बाकी चूंकि इनमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें डी के अबाउट टॉर्क निकालना हो तो आर क्रॉस एफ का वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पर आर का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी का पोजीशन वेक्टर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी डी के रेस्पेक्ट में। इसको हम लिखेंगे आर बी ओ क्रॉस एफ। तो आर बी ओ का मतलब हुआ आर बी माइनस आर ओ, है ना, क्रॉस एफ। तो आर बी जो है, आर बी माइनस आर ओ कुल मिलाकर आएगा 4 माइनस 0 आई कैप प्लस 6 माइनस 0 जे कैप, है ना, ये आर बी ओ हो गया। क्रॉस फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन का, और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो फोर्स को लिखेंगे 10 आई कैप। अच्छा, तो ये फाइनली आया 4i प्लस 6j क्रॉस 10i। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 40i क्रॉस i प्लस 660 j क्रॉस i। तो पहला टर्म हो जाएगा 0 और दूसरा टर्म आएगा -60 के कैप। तो फाइनल आंसर जो आया -60 के कैप। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये अगर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो तो हम लोग वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला जो है तरीका जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे एक नए टर्म के बारे में जिसको कहा जाता है फोर्स कपल, है ना। जैसे अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस सब लग रहे हैं। एक F इधर लग रहा है ना, और जो दूसरा फोर्स है वो यहाँ लग रहा है। ये फोर्स भी उस फोर्स के बिल्कुल पैरेलल लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना।
तो ये जो दो फोर्स है ये दोनों मिल करके एक फोर्स कपल फॉर्म करते हैं। तो इनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ equal magnitude but opposite direction act at two different points of same body, then they form a force couple। ठीक है, तो ये जो दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये जो फोर्सेज हैं ये अगर एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करें तो ये फोर्स कपल को फॉर्म करते हैं। अब ये जो फोर्स कपल है इनका टॉर्क हमें निकालना होता है। तो टॉर्क अप्लाइड बाय force couple on the body। है ना, तो ये हम लोग टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क जो है वो फोर्स कपल का टॉर्क ऑब्जेक्ट के या बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट आएगा वो हमेशा इक्वल आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ए, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बी, ठीक है, तो इनको दोनों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये कुछ इस तरह से इधर एक्ट कर रहा है और ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे एक्ट कर रहा है ना। अब ये जो दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स के बीच में, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, सपोज ये है D, है ना, तो अगर हमें B के अबाउट टॉर्क निकालना होगा तो हम देख सकते हैं कि फोर्स जो A पर लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस यानी कि पॉइंट B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, है ना। तो जो A पर फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क आएगा F इंटू डी, और चूंकि हम पॉइंट B के अबाउट निकाल रहे हैं तो पॉइंट B के अबाउट निकाल रहे हैं तो B पर लगने वाले फोर्स का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, है ना। यानी इस फोर्स कपल का जो टोटल टॉर्क है वो F इंटू डी ही आएगा और ये रहेगा इक्वल about any point on the body। तो बॉडी पर कोई भी पॉइंट हो उसके अबाउट इस फोर्स कपल का टॉर्क इक्वल आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। तो इसमें जो है हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि हमने जैसे पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क निकाला था ये, और उसी तरह से अगर हम लोग ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो जो फोर्स बी है उसका टॉर्क आएगा, जो बी पर फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क आएगा, और जो पॉइंट ए पर फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क नहीं आएगा, है ना। तो जो बी पर फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड एफ
और बी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से डी हो गया, तो ये हो जाएगा डी, है ना। तो कोई भी पॉइंट ले, इनफैक्ट ए और बी के अलावा कोई बीच में भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके अबाउट फोर्स कपल का टॉर्क जो है वो इक्वल आता है। ठीक, तो फोर्स कपल का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है कि हम कई बार बोतल के कैप खोलने होते हैं, है ना। तो बोतल का कैप या ढक्कन जो है उसको खोलने के लिए हम अपनी 2 उंगलियों से हमेशा फोर्स लगाते हैं। एक उंगली से फोर्स लगाने से जो कैप है वो कभी नहीं खुलता, है ना। तो 2 फोर्स लगाते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फोर्स लगाने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे देखें तो एक टॉर्क लगेगा, जिससे कि ये ढक्कन जो है ये बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है ना। तो खोलना हो या कैप को बंद करना हो, दोनों ही केस में हम फोर्स कपल अप्लाई करते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल है कि जो हमारे यहाँ की होते हैं, जो चाबियां होती हैं, चाबियों से लॉक खोलने के लिए हमेशा इसी टाइप का फोर्स कपल जैसा ही हमें जो है फोर्स लगाना पड़ता है। 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है कि जिससे कि की घूमेगा तो लॉक जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, एक और नया टर्म होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो ये क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक के बदले में हो सकता है 2, 3, 4 कई सारे फोर्सेज लग सकते हैं, है ना। तो सारे फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अगर हमें कहा जाए कि उस रिजल्टेंट फोर्स को बॉडी के किस पॉइंट पर अप्लाई करें, है ना, किस पॉइंट पर अप्लाई करें जिससे कि उस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क और लगने वाला नेट फोर्स उतना ही रहे जितना कि पहले लगता था, है ना। तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज a point where if resultant force is applied, then rotational and translational effects remain unchanged। ठीक है, तो उसको ऐसे समझेंगे कि सपोज अपने पास एक रॉड है, इस रॉड पर कई सारे फोर्सेस लग सकते हैं, है ना। एक फोर्स सपोज यहाँ लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, है ना। तो अगर इन सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट जो है F रिजल्टेंट, अगर वो होगा F2 माइनस F1
माइनस F3। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, डाउनवर्ड को नेगेटिव माने, तो F2 पॉजिटिव और F1 F3 नेगेटिव, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब इस रिजल्टेंट फोर्स को हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए? इस रॉड पर, है ना, जिससे कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रॉड है उसको फिर से बनाते हैं, है ना। तो ये जो रॉड है, इस रॉड पर हमें सिर्फ F रिजल्टेंट अप्लाई करना है, ठीक है। तो F रिजल्टेंट हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए? सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर F रिजल्टेंट हमने अप्लाई कर दिया, है ना। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमने F रिजल्टेंट लगाया, पॉइंट A, तो ये पॉइंट A जो है इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से, इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से यहाँ पर जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इफेक्ट आएंगे। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इफेक्ट का मतलब हुआ कि रोटेशनल इफेक्ट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और ट्रांसलेशनल इफेक्ट होता है लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। तो जो यहाँ पर होंगे, और इस केस में यहाँ जब तीनों फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर भी रोटेशनल इफेक्ट यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ट्रांसलेशनल इफेक्ट यानी लीनियर एक्सेलरेशन ए, ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर पहले केस में कह लें कि ये अल्फा 1 A1 था, ये अल्फा 2 और A2 था, तो हम ये कहेंगे कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 एंड A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पर तीन फोर्सेज लग रहे थे पहले केस में, इन तीनों के बदले में एक रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ पर लगाया, लेकिन उस रिजल्टेंट फोर्स का एक खास पॉइंट चुनना है हमें। ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है कि उस पॉइंट पर अप्लाई करने से एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन जो पहले थे यहाँ पर वही यहाँ पर हो। तब इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक रॉड दिया गया है। रॉड का टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स F1 जो है ये 10 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स F2 ये 20 न्यूटन का है ना। और जो रॉड है, रॉड का मास है 2 kg। तो हमें इस रॉड पर रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोकेट करना है। वी हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of resultant force on an uniform rod of mass 2 kg। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका टोटल लेंथ तो 100 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो वेट होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो वेट होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से एक्ट करेगा। यानी ये कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ से नीचे की तरफ 2g इसका जो वेट है नीचे की तरफ एक्ट करेगा।
अच्छा, ये डिस्टेंस हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, राइट एंड से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, रॉड का टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से चूंकि जो वेट है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, है ना। तो इस पर नेट फोर्स जो होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो हम लोग देख सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है 2g का वेट। तो ये कुल मिलाकर के 10 न्यूटन आया अपवर्ड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रॉड को फिर से बनाते हैं। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो है 10 न्यूटन का, ये फोर्स जो है वो लेफ्ट एंड से 10 सेंटीमीटर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसा ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ रिजल्टेंट, जो कि 10 न्यूटन का आया है, वो लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। लेफ्ट एंड को हम लोग मान लेते हैं एंड ए, यहाँ भी इसको मान लेते हैं कि एंड ए है। ठीक है, तो चूंकि रिजल्टेंट फोर्स तो हमने दोनों पर इक्वल लगाया है। ठीक है, पहले जो रॉड था यहाँ भी नेट फोर्स 10 न्यूटन था अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ भी हमने 10 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। इसलिए क्या होगा कि नेट फोर्स तो इक्वली लगाया, तो नेट एक्सेलरेशन भी इक्वल आएगा। मतलब कि ट्रांसलेशनल इफेक्ट जो है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन जो है, वो रॉड का इक्वल तो आएगा ही दोनों केस में। अब रह गया रोटेशनल इफेक्ट, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर एंड के अबाउट पहले केस में और दूसरे केस में बराबर करना है, तो एंड ए के अबाउट टॉर्क भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग दोनों केस में टॉर्क निकालेंगे, है ना। पहले निकालेंगे जब तीनों फोर्स लग रहे थे, और फिर जब रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था तब दोनों केस में टॉर्क निकालेंगे, और वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टॉर्क अबाउट एंड ए व्हेन all three forces act। तो उस टाइम में जो ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि जो F1 है उसका टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो एंड ए से ही पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे इस 20g का 2g का, ये जो 2g वेट है, यानी कि 2g जो वेट है उस रॉड का, उसके कारण से टॉर्क निकालेंगे पॉइंट ए पर। तो वो जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम लोग की माइनस लिखते हैं। माइनस यहाँ पर फिगर में देखें, ये 2g फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस एक्सिस पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हो गया इसका 50 सेंटीमीटर। तो 2g फोर्स और 50 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया इसके वेट, यानी कि 2g का टॉर्क। अब हम देखेंगे फोर्स F2 जो है, इस फोर्स का टॉर्क। तो ये जो फोर्स है 20 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन ये जो टॉर्क लगाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। ऐसा समझेंगे कि पॉइंट ए पर कील ठोका हुआ है,
वहाँ पर हिंज है, और F2 फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर, है ना, राइट एंड से 20 सेंटीमीटर पर। तो ये लगेगा तो ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव, फोर्स है 20 न्यूटन का, और इसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कहाँ से? तो एक्सिस पॉइंट ए से। तो हम लोग 20 इंटू 80 सेंटीमीटर बाई 100, अब ये मीटर में हो गया। ठीक, तो तीनों फोर्स का जो मिला करके टॉर्क है वो हम लोग देखें तो ये आ गया -10 न्यूटन मीटर प्लस 16 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये आ गया +6 न्यूटन मीटर, है ना। तो कुल मिला करके जो टॉर्क आया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, और +6 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमने कैसे देखा था? ये जो वेट है अगर पॉइंट ए पर हिंज किया गया हो तो mg फोर्स लगेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रॉड को रोटेट कराएगा, और इसलिए क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन हमने लिया है ना, यहाँ माइनस साइन लिया है। ठीक, तो जब तीनों फोर्स इंडिविजुअली लग रहे थे तो हमने टॉर्क ए के अबाउट ये निकाल लिया। अब इसी पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे जब सिर्फ ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन का, है ना। तो हम निकालेंगे टॉर्क अबाउट एंड ए व्हेन resultant force acts at distance x from end A। ठीक है, तो इस केस में जो टॉर्क निकालेंगे हम लोग वो आएगा, अब देख सकते हैं कि अगर पॉइंट ए पर हिंज किया गया हो और ये रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये रॉड को रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इंटू इसका लाइन ऑफ एक्शन से, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स बाई 100 कर देता हूं मैं, क्योंकि x हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। 1 सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड करने पर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर में अब जाकर के आया। चूंकि दोनों केस में रोटेशनल इफेक्ट हमें इक्वल करना है, अल्फा इक्वल लाना है, तो टॉर्क भी इक्वल आना चाहिए, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, यानी 10x बाई 100 इज इक्वल टू 6। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंड ए से 60 सेंटीमीटर पर अगर रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का लगाया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन उतना ही आएगा जितना कि इस केस में, पहले वाले केस में आता था जब 3 फोर्सेज लग रहे थे, है ना। तो ये जो है अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर फोर्स लगाया गया पॉइंट बी, ये जो है बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाएगा। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ resultant force is located at distance 60 centimeter
फ्रॉम एन ए एंड इट इज पॉइंट बी, है ना, जो बी फिगर में दिखाया है हमने, ये पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया।